देखिए, मैंने आपको समझाया था ममता मैकेनिक के अंदर फिर से ड्रास्टिकली फॉल होता है तो थोड़ी-सी रिकवरी करने में अभी दिक्कत हो सकती है। अभी एक लास्ट होप बची कि फ्राइडे के दिन ये अपने इन लो के आस-पास क्लोजिंग ना दे, फ्राइडे के दिन ही अगर इसको रिकवर होना है तो तुरंत रिकवर हो जाए। देखिए, आज के दिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर टेक का आईपीओ जो हाल ही में रिसेंट में लिस्ट हुआ था, वो गिरने के बाद आज के दिन करीब 6 नहीं 8-9% के आस-पास ऊपर है। और एक दूसरा आईपीओ जो कल या 2 दिन पहले ही लिस्ट हुआ लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ, वो आईपीओ भी आज के दिन करीब 9% के आस-पास भागा है। तो यहाँ पे ममता मैकेनिक भी रिसेंट में लिस्टेड हुई कंपनी है, जिसके अंदर भी हो सकता है दोस्तों एक मोमेंटम बन जाए। देखिए मोमेंटम बनेगा तब कैसे कैप्चर करना है पहले ये समझ लो। अगर मोमेंटम बनता है तो स्टॉक वगैरह देखिए, अब स्टॉक के अंदर इस स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम होती है वो 5 मिनट में ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ही बनाते हैं। ऐसे जो आईपीएल है स्टॉक है वो मैंने ऑब्जर्व किया, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर पसंद आए तो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। अगर देखिए ऐसी कैंडल मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे ग्रीन बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अब वो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, अभी मैं टाइम फ्रेम को इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी टाइम फ्रेम 9 बजे से 9:15 से हमारा मार्केट ओपन होता है, तो 11 बजे तक मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाना है स्टॉक को तो ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद और लगातार ऊपर की तरफ भागते हैं और बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है। क्या? बाइंग प्रेशर स्टॉक के अंदर ज़्यादा रहता है। मतलब कि मान लो दोस्तों अगर 40,000 लोग वहाँ पे बाय कर रहे होते हो, हाँ, में सेलिंग की साइड क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। सेलिंग की साइड की क्वांटिटी अगर 40,000 है तो यहाँ पे सेलिंग की साइड की क्वांटिटी सिर्फ़ 10,000 रहेगी और बाइंग की अगर 40,000 है तो सेलिंग साइड की सिर्फ़ 10,000 होगी सामने की तरफ। मतलब कि 90% लोग बाय करते हैं और 10% ही सेलिंग करते हैं। या तो 80% का रेशियो होता है, 70% का रेशियो होता है, फिर ठीक है, आप इसे स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। इसके दिन आपको अच्छे खासे मोमेंटम अपसाइड के मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए ये जो ड्रास्टिकली ऐसी कैंडल बनी है तब फ्राइडे के दिन क्या होना चाहिए? अगर फ्राइडे के दिन ये तुरंत रिकवरी करता है मतलब कि फ्राइडे के दिन एक कैसी कैंडल बननी चाहिए? फ्राइडे के दिन ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए या तो फिर ऐसी कुछ हैमर टाइप कैंडल बन जाए या फिर इस तरह की कैंडल भी बन जाए तो भी ठीक रहेगा नीचे की तरफ। देखिए जनरली मैं ऐसी कैंडल क्यों कह रहा हूँ कि ऐसी कैंडल पिछले टाइम बनी थी, पिछले टाइम जैसी ऐसी कैंडल बनी तो यहाँ पे क्या किया स्टॉक ने, यहाँ पे सभी सेलरों को ट्रैप किया और इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम हुई। इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम 20% के ऊपर सर्किट लगी थी उस दिन, आपको पता हुआ। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो भी एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा क्योंकि अक्सर क्या होता है चार्ट पैटर्न सेम रिपीट होते हैं। रिपीट होने का चांस मतलब कि ऐसा मोमेंट अगर फिर से करना तो ऐसे चार्ट पैटर्न को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद ऐसा सेम मोमेंटम क्रिएटेशन होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके। अभी और नेक्स्ट बात, अभी आपके जिन लोगों के पास होल्डिंग है वगैरह क्या करें? अगर ऊपर की तरफ फिर से वगैरह बाय कर लिया, एवरेज वगैरह कर लिया है, फिर क्या करें हम लोग? देखिए, आपके लिए और एक ही सिचुएशन है, या तो कल के दिन स्टॉक रिकवरी हो जाए तो आपके लिए थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन घट सकता है। अगर या प फिर कल के दिन और ये स्टॉक नीचे की तरफ गंदा गिरता है, तो फिर आप बुरी तरह से यहाँ पे फँस चुके हैं। मैं आप वहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं दे सकता। देखिए, आप यहाँ पे अगर नीचे की तरफ और गिरा, तो फिर यहाँ पे आपको जो लेवल्स है वो नहीं पता चलेगी आपको। देखिए, यहाँ पे कोई भी लेवल यहाँ पे जो फिर इंटैक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे ये फिर या फिर आप ये मान के चलो कि स्टॉक कितने परसेंटेज अभी और ज़्यादा गिरेगा तब मैं होल्ड करूँगा। ओके, मान लो एक 10% मोमेंटम और हुआ नीचे की तरफ तो फिर मैं इसको होल्ड नहीं करूँ, फिर मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। या फिर 15% मोमेंटम और होगा तो भी मैं झेल सकता हूँ, फिर मैं एग्ज़िट करूँगा। तो आप ऐसे एक परसेंटेज वाइज़ अगर अपना कैलकुलेशन लगाते हो तो फिर यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए इसका क्वार्टर रिज़ल्ट भी आ चुका है मेरे ख्याल से, क्वार्टर रिज़ल्ट ठीक-ठाक आया था मेरे ख्याल से, ममता मैकेनिक का। हम रिज़ल्ट देख लेते हैं एक बार, देखिए। जिसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों 17 जनवरी के आस-पास आया था। 17 जनवरी की आप कैंडल देख लीजिए, डोजी टाइम कैंडल के अंदर वहाँ पे उस दिन क्लोज़ हुआ था। अभी चलिए आप लोग रिज़ल्ट देख लीजिए एक बार। देखिए रिज़ल्ट के अंदर रेवेन्यू निकल कर आई करीब 40 करोड़ के आस-पास की और पिछले क्वार्टर की जो रेवेन्यू थी वो थी 37 करोड़ के आस-पास की। यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो ध्यान रखिए मिलियन के अंदर, तो मिलियन के आंकड़ों को मैं आपको सीआर्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो पिछले साल की इनकम करीब 37 करोड़ के आस-पास की थी। 37 करोड़ से इनकम से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में यहाँ पे हिसाब होता है, सिंपली देखा हमने। 37 करोड़ से यहाँ पे 40 करोड़ का यहाँ पे इनकम यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। एक्सपेंस की बात तो जो एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आए करीब 40 करोड़ के आसपास के नेट टू नेट, और पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस थे वो करीब 36 करोड़ थे और उससे यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर की बात कर लो तो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़। देखिए ये जो डेटा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें तो एक्सपेंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है देखने को मिली, जबकि इनकम में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ की इनकम में 26 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस था और 40 करोड़ की इनकम में इस क्वार्टर के अंदर 40 करोड़ की एक्सपेंस से हमें देखने को मिली है। तो सेम टू सेम आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े में बदलाव देखने को नहीं मिला था। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड करीब निकल के आ रहा है 0.1 सीआर के आसपास का, और पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो करीब 0.3 सीआर के आसपास का प्रॉफिट है। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह है दोस्तों वो थोड़ा सा कम हुआ है, तब भी शेयर यहाँ पे ऊपर के प्राइस पे होल्ड डाउन हुआ था। यही रीजन है दोस्तों कि शेयर के अंदर आपको ईपीएस वगैरह भी डाउन देखने को मिलेगी। ईपीएस 0.05 ऐसे हो चुका, जिसमें से मैंने आपको बताया यहाँ पे ईपीएस डाउन क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ। 0.50 पैसे ईपीएस था ये पिछले साल, और यहाँ पे 0.05 पैसा, मतलब ईयर और ईयर बेसिस पे ईपीएस के अंदर भी दोस्तों डाउन होते हमें देखने को मिला। जैसे कि ये प्रॉफिट
प्रॉफ़िट आपको मैंने दिखाया कि ये 0.1 सीआर और पिछले क्वार्टर का 0.3 सीआर और इससे यहाँ पे पिछले साल का देखा तो पिछले साल का 0.6 सीआर प्रॉफ़िट था। यहाँ पे प्रॉफ़िट या दोस्तों ईयर एन ईयर बेसिस पे घटा और उसके बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे घटा। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शेयर अभी लगातार गिर रहा है। अभी अभी गिर रहा है, ओके, तो गिरने के बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम होल्ड करें आप लोग या फिर आपको अगर एग्ज़िट वगैरह करनी है, तो फिर आपको एक एग्ज़िट वगैरह लेवल अपना प्लान करना है, तो प्लान करने के साथ एग्ज़िट करना सकते हो। अगर होल्ड कर रहे हो तो ध्यान रखना एवरेज वगैरह किया है अगर आपने, ओके, तो फिर जो प्राइस वगैरह पे एवरेज किया है उसको ध्यान में रख के जो भी अपने एसएल वगैरह सेट करना चाहते हो वो करो, या तो फिर अपने एवरेज वगैरह करके थोड़ी-सी होल्डिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहनी पड़ेगी ममता मैकेनिकल के अंदर। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ममता मैकेनिकल लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं एक व्यू आपको दूँ, कि कौन से लॉन्ग टर्म व्यू आपको दूँ कि शेयर कब तक जा सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ऊपर की तरफ? क्या ये जो पिछले हाई है वो वगैरह निकलेंगे स्टैक के अंदर? तो वो वीडियो मैं आपके लिए ला लूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।